Hello students, welcome to Chahal Academy. This is Prakhar Tripathi and I'll be discussing with you GS Mains Paper 3. So आप सभी जानते हैं कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 ने आपको काफी एक्साइटेड कर दिया। आपको ये लगा कि भाई पेपर आसान था, मॉडरेट था और किया जा सकता था। उसी तरह GS 3 के पेपर में भी हम देखते हैं कि यूपीएससी ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछे थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूं तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिलेबस, जो कि रिक्वायर्ड है, आपको पढ़ाया ही जाता है और आप सभी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो प्रॉपर्ली। तो यूपीएससी दिस टाइम स्टिक्ड टू द सिलेबस। अगर हम एग्जाम को देखें तो एग्जाम थोड़ा सा इजियर डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हमें आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ सिलेबस शुड बी योर एपिसेंटर, मतलब आपकी प्रिपरेशन का जो एपिसेंटर है, फोकस है, वो आपका सिलेबस होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। यहां पर जो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस पेपर 3 का, दैट इज अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हम मेंस के सिलेबस में जाएं जीएस पेपर 3 के, तो वहां पर भी इंक्लूसिव ग्रोथ अलग से एक प्रॉपर हेडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यूपीएससी ने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जो उन्होंने आपको पहले से बता नहीं रखा था। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पहले ही जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना है। Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in post reforms period, post reforms, LPG reforms, ठीक है, in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? तो आपको जो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, आंसर की शुरुआत करनी है, वो करनी है इंक्लूसिव ग्रोथ से, कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है और हमें इंक्लूजन चाहिए किस किस चीज में। इंक्लूजन के लिए आप क्या बना लो, एक ट्राइंगल इस तरीके का बना लो, जिसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन एंड जियोग्राफिकल इंक्लूजन पर अपना फोकस रखना है, अपने आंसर को डिजाइन करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, ज्योग्राफिकल इंक्लूजन। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स, खासकर फ्रॉम 2014, क्या केवल और केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन और ज्योग्राफिकल इंक्लूजन पर नहीं है? वो भले ही पीएम जन मन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे सोशल इंक्लूजन में आ जाते हैं। ठीक, पोषण अभियान हो गया, पोषण 2.0 हो गया, महिला मातृत्व वंदना योजना हो गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो गया, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन से रिलेटेड है। ये विमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करते हैं। ठीक, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जीएसटी रिफॉर्म्स आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ ही मुद्रा योजना। ठीक है, तो इन सारी स्कीम्स को मैं लिख देता हूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पीएम जनधन, जेडीवाई, ठीक, उसके अलावा मुद्रा स्कीम, कि भाई आप सभी को, आप गांव में रह रहे हो, आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को प्रमोट करना चाहती है विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो यूनिट्स। इसके अलावा एसएचजीस का डेवलपमेंट, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है और सोशल इंक्लूजन भी हो रहा है। ठीक, साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी रिलेटेड रिफॉर्म्स। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफी प्रमोट किया गया है। ठीक, सोशल इंक्लूजन में आप सभी को पता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने 2022 ईयर के इंडिपेंडेंस डे पर यह बोला कि देयर आर 4 कास्ट्स, और ये 4 कास्ट कौन सी है हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं बोला उन्होंने बोला कि हमें नारी शक्ति का अपलिफ्टमेंट करना है। किसका अपलिफ्टमेंट करना है? नारी शक्ति का अपलिफ्टमेंट करना है। हमें युवा का अपलिफ्टमेंट करना है, हमें गरीब का अपलिफ्टमेंट करना है, और साथ ही साथ हमें अन्नदाता का अपलिफ्टमेंट करना है। तो सोशल इंक्लूजन में हम इस चीज को भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ देखें हम ज्योग्राफिकल इंक्लूजन की बात, तो ट्राइबल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स लाई जा रही हैं, जिससे कि ट्राइबल एरियाज में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, उनकी एथनिसिटी को बचाते हुए। ट्राइबल एरियाज में मॉडर्न हेल्थ केयर को प्रमोट किया जा सके, ट्राइबल्स को किसी ना किसी तरीके से मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इकोनॉमिक
स्ट्रक्चर से जोड़ा जा सके। तो ये सारी की सारी स्कीम्स अगर आप डिस्कस करते हो यहां पर, तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन which is about what are the causes of persistent high food inflation। हम देख रहे हैं कि इन द रीसेंट पास्ट, पिछले 1-2 साल में लगातार फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वो चाहे व्हीट के प्राइसेस हो चाहे वेजिटेबल्स के प्राइसेस हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन किस सेक्टर में है ज्यादा, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक, अब आपको एक आउटलाइनिंग करनी होती है। जब भी आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को हमेशा आउटलाइन करो। कभी भी क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना है। ऑलवेज आउटलाइन फॉर दैट क्वेश्चन कि आप उसमें क्या क्या लिखोगे। तो आप सोचो कि किस किस सेक्टर में फूड इन्फ्लेशन रहा है इंडिया में। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई लगातार व्हीट और वेजिटेबल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। कॉमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation। Which type of inflation? Food inflation। ठीक है, तो आपको इन्फ्लेशन को यहां पर डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, अपने आंसर को स्टार्ट ही कैसे करना है, अपने आंसर को स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम पिछले कुछ महीनों से या कुछ 2 से 3 सालों से देख रहे हैं कि लगातार फूड इन्फ्लेशन इंडिया में आरबीआई का और गवर्नमेंट का सरदर्द बना। ठीक है, इसके कॉजेस क्या है, कारण पर आ जाओ तुरंत। रीजंस क्या है? रीजंस, हम कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन हमारे यहां इस वजह से है क्योंकि हमारे यहां जो मॉनसून डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्या है? मॉनसून डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इररेटिक रेनफॉल है। ठीक है, ड्रॉट प्रोन है हमारा एग्रीकल्चर, मतलब कई जगहों पर ऐसा होता है कि ड्रॉट पड़ जाता है, किसान के पास इरिगेशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मॉनसून डिपेंडेंस बहुत हाई है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन या व्हीट इन्फ्लेशन क्या है, तो इसके पीछे ग्लोबल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यू कैन से। ठीक है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक, साथ ही साथ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। और आपको यह पता है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कभी भी उसके बराबर नहीं हो पाता है। माल्थुसियन कर्व है उसके ऊपर, आप बना सकते हैं वो माल्थुसियन कर्व। ठीक है, तो फूड प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी रिप्रोडक्शन से। राइट, तो हमेशा हमारे ऊपर इस तरीके का प्रेशर आएगा ही आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, विच इज वेरी नेचुरल, इट्स अ थ्योरी इन इटसेल्फ। ठीक, और क्या रीजंस हो सकते हैं भाई कि हमारे यहां फूड इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है? फूड इन्फ्लेशन इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, अपने इंडिया का जो फूड सेक्टर में एक्सपोर्ट है ना वो बढ़ रहा है। राइट, उसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं और बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से उसमें किसका यूज किया जा रहा है? पोटैटो का यूज किया जा रहा है। ठीक, तो ये भी एक मेजर रीजन है। ठीक, और क्या रीजंस हो सकते हैं? और एक रीजन है वेस्टेज ऑफ फूड। क्या हम प्रॉपरली फूड को स्टोर कर पाते हैं? फूड प्रोक्योरमेंट हमारे यहां जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। शांता कुमार कमेटी आई, उसने बोला इसका डिसेंट्रलाइजेशन करो, जिससे कि जो एक्सपर्ट स्टेट्स हैं वो भी फूड को प्रोक्योर करें। तो स्टोरेज रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स है, इसलिए क्या होता है? वेस्टेज होता है। ठीक है, अब इससे निपटने के लिए इसका इफेक्ट किस चीज पर आएगा? इसका इफेक्ट आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहां फूड इनसिक्योरिटी आएगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट ये देख सकती है कि होर्डिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि इसके पीछे स्ट्रक्चरल इश्यूज भी होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहां प्रॉपर गवर्नेंस ना होने की वजह से फूड में होर्डिंग भी बहुत होती है। व्हीट भेजा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप में, बट वो पहुंचा ही नहीं, साइफन ऑफ हो गया, ब्लैक मार्केट में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया जा सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली इस पर आर्टिकल आया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेक होम राशन स्कीम में, पोषण 2.0 में। ठीक है, आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी में हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो इसका यूज हम इन जनरल पीडीएस में कर सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा है। उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना होगा और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को लगातार बढ़ाना होगा। ठीक है, अब बात करनी है भाई कि मुद्रा, इसको जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको ये कितनी इफेक्टिव है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि भाई रेपो रेट को
क्या करना, बढ़ाना घटाना इन्फ्लेशन के हिसाब से, बट उसका इंपैक्ट जो पड़ता है ना वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर ज्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मनी सप्लाई को केवल कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जवाब उनके पास कोई नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट केवल और केवल फिस्कल मेजर्स ले सकती है, जैसे कि एमएसपी देना, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो गवर्नेंस है उसको और स्ट्रेंथन करना, उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कराना, जीपीएस इनेबल्ड ट्रक्स का यूज करना, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ ने येलो कलर के ट्रक्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चालू किए, ठीक है, तो इस तरीके के ट्रक्स का यूज करना जिससे कि उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, ठीक है, तो जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स का यूज करना जिससे कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह राशन या फूड ले जा रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जब करने जा रहे हैं, फेयर प्राइस शॉप में ले जा रहे हैं, तो वो सही जगह पर पहुंचे, उनको हम ट्रैक कर सकें आसानी से। ये सारी की सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ आप शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो जिसमें यह बताया गया है कि वेस्टेज इस वजह से होता है क्योंकि हम ओवर प्रोक्योरमेंट करते हैं, हम ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक है, फीफो मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस वजह से बहुत ज्यादा वेस्टेज इंडिया में होता है, ठीक है। तो देयर आर सम कमिटीज, दलवाई पैनल, शांता कुमार कमेटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी ने पढ़ा भी है, राइट। देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, what are the factors responsible, what were the factors responsible for successful implementation of land reforms in some parts of the country, ठीक। तो लैंड रिफॉर्म्स को पहले तो आपको डिफाइन करना होगा और सबसे पहले रीजन बताना होगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे, लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे, वाई लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको लिखनी होगी कि इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे, ठीक है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी थे, किसके लिए, वेल्थ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी थे, वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ, कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। हमारे जो लैंड हैं जो कल्टीवेट नहीं करे जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए विलायत चले गए हैं, बाहर चले गए हैं कहीं, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करने के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे। लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म में किया गया पहली चीज, सभी को याद रहता है ये, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि भाई जो ये लैंडलॉर्ड हैं, जो जागीरदार हैं, इनको हटाया जाए बीच से, ठीक, पहला एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा लैंड सीलिंग, क्या कि आप अपने पास उतना ही लैंड केवल होल्ड कर सकते हो जितने लैंड पर हार्वेस्टिंग, प्लोइंग, टोइंग आपकी फिजिकल कैपेसिटी में पॉसिबल हो, उससे ज्यादा लैंड आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज जो की गई वो है टेनेंसी बेस्ड रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किए तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यस, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म हुआ। लैंड सीलिंग होने से क्या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, बहुत अच्छा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बट इसके कुछ नुकसान भी सामने आए हैं, छोटे छोटे खेत बन गए, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स बन गई, और उससे नुकसान क्या हुआ, उससे नुकसान यह हुआ कि आज हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है सोल्यूशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना दो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, ठीक है, ज्वाइंट लाइबिलिटी बना दो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स को हम एक साथ ला करके उन पर फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे, तो उसमें मैकेनाइजेशन भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी उसमें ला सकते हैं, और साथ ही साथ हम कॉमर्शियल लेवल पर फार्मिंग कर सकते हैं। तीसरा टेनेंसी रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडलेस लेबरर्स जो थे वो बेचारे परेशान रहते थे, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, उनके पास अपनी कोई एसेट ही नहीं थी, ठीक है। वो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड थे, अपने जागीरदारों और जमींदारों पर बेस्ड थे। जमींदार ने कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दे रखा था, मतलब वो कभी भी उनको एविक्शन नोटिस दे देते थे कि भाई लो तुम्हें हमने भगा दिया, एविक्ट कर दिया, ठीक। तो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो आया है टेनेंसी रिफॉर्म्स के सेक्टर में, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक रिफॉर्म हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल और केरला में बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल एंड केरला। वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस ऑपरेशन है एक ऑपरेशन बरगा। व्हाट इज ऑपरेशन बरगा? ऑपरेशन बरगा इज अबाउट बरगादार्स। बरगादार्स क्या होते थे? बरगादार्स होते थे शेयर क्रॉपर्स। जैसे यूपी से अगर आप हैं
तो आप शायद इस चीज को यूपी छत्तीसगढ़ कई जगह पे इस तरीके से बोला जाता है, राजस्थान में भी बोला जाता है, बटाई होता है गांवों में, ठीक है। तो उस बटाई का काम क्या होता है, वो कल्टीवेशन करता है, वो सब कुछ करता है, कुछ फसल 25%, 30%, 15%, 20%, डिपेंड करता है कि जमींदार कितना लिबरल है, उसको दे देता है। वो अपने हिसाब से उसको कंज्यूम कर सकता है, खुद भी खा सकता है, और अगर कुछ बच गया तो उसको बेच भी सकता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन बरगा जो था वो किस लिए था, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता था ये शेयर क्रॉपर्स को। शेयर क्रॉपर्स आइडेंटिफाइड हो गए, रजिस्टर हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये डिफाइन हो गया कि शेयर क्रॉपर्स को कितना शेयर ऑफ क्रॉप्स देना जरूरी है। तो ऑपरेशन बरगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एपीएमएसएस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुदुमश्री कोऑपरेटिव फार्मिंग इन केरला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो कुदुमश्री में क्या है कि महिलाओं को इसमें शामिल किया गया कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए, ठीक। तो दीज आर सम रिफॉर्म्स जो कि बहुत सक्सेसफुल हुए, जिनका बहुत नाम हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लैंड रिफॉर्म्स 2.0 भी अनाउंस कर दिए हैं। तो कंक्लूजन में आपको क्या डालना है, लैंड रिफॉर्म्स 2.0, ठीक है, कि ये और भी ज्यादा रीसेंट, अगर हम देखें रीसेंट फिनोमेना जो भी हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और भी ज्यादा रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी का हम इंटरवेंशन ला रहे हैं, हमारी जो स्वामित्व योजना है या भूमि पोर्टल जो हम बना रहे हैं, जिसमें कि हम कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग कर रहे हैं, कि मतलब अगर आपका लैंड है कहीं पर तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी किसी से कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स 2.0 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आने वाले 2-3 साल में यूपीएससी इस क्वेश्चन को जरूर पुट करेगा आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चंस वर एक्सपेक्टेड ही आए हैं, कुछ बहुत ऐसा नहीं आ गया कि अरे भाई ये क्या पूछ लिया एग्रीकल्चर में, या ये क्या पूछ लिया इकोनॉमिक्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए, ठीक। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो अब ये तो हमारे टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये हमने पूछा था, हमारे डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप डेट भी देख सकते हैं, 27 में 2024 को जाकर आप देख सकते हैं हमारे पोर्टल में कि वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि भाई मिलेट्स किस तरीके से देश की हेल्थ और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो मिलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि मिलेट्स के कल्टीवेशन में 2.5 टाइम्स कम वाटर यूज होता है, वाटर कंज्यूम होता है। मतलब इनकी वाटर इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो राइस या नॉर्मल फूड ग्रेन में जितना वाटर खर्च होता है उससे भी कम, उससे 2.5 टाइम्स कम वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, राइट। तो इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया की ज्योग्राफी में कहीं भी मिलेट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है, एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन एरियाज में, और बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज, बहुत ज्यादा बस ऐसे एरियाज ना हो कि जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, ऐसे एरियाज नहीं होने चाहिए। बाकी कहीं भी इंडिया में मिलेट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो इनके हेल्थ एस्पेक्ट को जरा हम देख लेते हैं, ठीक है, कि मिलेट्स के कंजम्पशन से इंडियन पॉपुलेशन में जो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर ओबीज, ठीक है। तो ओबेसिटी और इन सारी चीजों को कैसे खत्म कर सकते हैं मिलेट्स। तो अगर हम खासकर हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें तो दे आर वेरी रिच इन फाइबर कंटेंट, दे आर रिच इन फाइबर कंटेंट, राइट। उसके अलावा देयर आर पीपल हु आर ग्लूटेन इनटॉलरेंट, ठीक है, तो दे आर ग्लूटेन फ्री, कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री हैं, ठीक। दे आर ऑल्सो रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे नॉर्मल फूड ग्रेन्स में नहीं पाए जाते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो दे आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, साथ ही साथ दे हैव वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब अगर मान लीजिए कि एक शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो बहुत ज्यादा व्हीट और राइस का कल्टीवेशन करता है तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर शुगर लेवल्स, ठीक है। बट इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इतना कम पाया जाता है कि डेली कंजम्पशन पर भी शुगर लेवल्स को इंपैक्ट नहीं करते हैं, ठीक। साथ ही साथ दे आर रिच इन फाइबर कंटेंट, ग्लूटेन फ्री हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, और साथ ही साथ दे आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट एज वेल, ठीक है। छठा, हमारे पास सीजनल, मतलब सीजन बेस्ड भी हैं कि आप ठंड में क्या खाओगे, आप बाजरा खाओगे, ठीक है, पर्ल मिलेट, और आपको गर्मियों में खाना है तो ठंडी तासीर वाला जौ खाओगे आप, ठीक, बार्ले, ठीक। तो दे आर
सीजनली अवेलेबल एज वेल। ठीक, इसके अलावा ये तो हमारा हेल्थ एस्पेक्ट हो गया। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं अभी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वाटर लेस वाटर इंटेंसिव है, लेस वाटर इंटेंसिव। ठीक, मतलब कितना 2.5 टाइम्स तक लेस वाटर इंटेंसिव है। ठीक, देन किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में इनका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक, तो कल्टीवेशन इज पॉसिबल at almost all the regions in India। ठीक है, तीसरा दे इंप्रूव सॉइल हेल्थ एज वेल। सॉइल में न्यूट्रिशन रिचार्ज का काम करते हैं। दे इंप्रूव सॉइल हेल्थ एज वेल। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, मिलेट का कल्टीवेशन कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक मिशन चलाया हुआ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी इस पर एमएसपी भी इंट्रोड्यूस करने वाली है। जैसे हरियाणा ने ऑलरेडी कर दिया एमएसपी इंट्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर एमएसपी इंट्रोड्यूस करने वाली है। प्लस बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को एक्सेप्ट करें एज अ फूड ग्रेन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बिजनेसेस के साथ टाई अप कर रखा है। प्लस नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हमने सेलिब्रेट किया इन द ईयर ऑफ 2018। ठीक, उसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हमने सेलिब्रेट किया इन द ईयर ऑफ 2021 या 2023 आई गेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बिहेवियरल चेंजेस पर भी काम चल रहे हैं, कॉमर्शियली भी इसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि हमारे स्टेपल फूड के तौर पर केवल और केवल व्हीट और राइस पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास मिलेट्स भी होंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि दे इंश्योर फूड सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन का पूरा बर्डन व्हीट और राइस पर है। ठीक, अगर इतना ज्यादा हमारे पास वेरिएशन हो जाएगा डाइट में, ठीक है, साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ इंश्योरेंस सारी चीजें करता है मिलेट्स। ठीक है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इस पर काम भी कर रही है। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था, आज ही से नहीं एक्सपेक्टेड था, 2-3 साल से एक्सपेक्टेड था जब से हमने ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया है। ठीक, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 4 लेबर कोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, अब आज हमारे यहां बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर आ गया है। ठीक, बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर क्रिएट हो रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास लॉज थे, बट वो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हमारे यहां गिग इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, गिग इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहां प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो इस इकोनॉमी में जो भी वर्कर फोर्स है, जो भी लेबर फोर्स है, उनको मेन स्ट्रीम में लेबर कोर्स में इंक्लूड करने के लिए 2019 और 2020 में लगातार वेजेस पर कोड आया, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक, उनके ऑपरेशनल सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए देयर आर 4 लेबर कोड्स जो आए हैं। ठीक है, उनके अपने फायदे भी हैं, उनके अपने नुकसान भी है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उनकी सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज और इन सारी चीजों को इंश्योर नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से कंपनीज को इससे फायदा मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, जिसमें कि जोमैटो क्या बोलता है, जोमैटो अपने गिग इकोनॉमिक वर्कर्स को ये बोलता है कि दे आर आवर बिजनेस पार्टनर्स। ठीक, और साथ ही साथ वो उन्हीं बिजनेस पार्टनर्स का जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे कि हमारे यहां कोई मान लीजिए गिग वर्कर या जोमैटो का वर्कर डिलीवरी देने आया, वो लेट हो गया, तो हमने फीडबैक दिया 1 स्टार, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है उसको मिलने वाली सिक्योरिटीज पर, उसको मिलने वाली सर्विसेज पर, डिलीवरीज पर, कि दिन में वो कितनी डिलीवरीज कर पाएगा। अगर किसी को बहुत अच्छा फीडबैक मिला हुआ है तो उसको ज्यादा डिलीवरीज मिलेगी जोमैटो के पोर्टल से, और अगर उसका फीडबैक थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो उसको कम डिलीवरीज मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा डिसीजन दिया
कि भाई अगर आप उनको बिजनेस पार्टनर्स मान रहे हो तो फीडबैक बेस्ड मैकेनिज्म क्यों चला रखा है आपने? ये तो एम्प्लॉयज की तरीके ट्रीट कर रहे हो आप, और अगर एम्प्लॉयज की तरीके ट्रीट कर रहे हो तो उनकी वेजेस इंश्योर करो, ठीक है, उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लेबर लॉज जो है, नए नए लेबर लॉज 2019 और 2020 में आए, वेजेस पर हैं, वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी पर है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपैंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ठीक, इन इंडिया? इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट। पहली बात है, मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज उड़ान। तो उड़ान बेसिकली है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक। रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी पर बेस्ड है। इससे फायदे क्या हैं, इससे क्या फायदे हैं, ठीक। तो आपने जरूर सुना होगा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। पीएम गति शक्ति, देखो भाई इकोनॉमी में ना या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल मास्टर प्लान, सॉरी नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं मैं या इकोनॉमी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की स्कीम्स। आपको देखना ही पड़ेगा, आपको रटने से वो याद नहीं होंगी, यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक। तो ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसमें और क्या क्या आता है? तो इसमें भारतमाला भी आता है, जिसमें हम रोड हाईवेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक। इसमें सागरमाला भी आता है, राइट। और इसमें पर्वतमाला स्कीम भी आती है, पर्वतमाला स्कीम, ठीक है। ये तीनों स्कीम किस चीज के लिए है? मल्टी मोडल सरफेस ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को इंश्योर करती हैं, ठीक। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंश्योर करती हैं, प्लस ऐसे एरियाज जो रीजनल डिस्पैरिटी है इंडिया में, जिसमें आपने देखा कि GS1 में भी एक क्वेश्चन आया रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी जो इंडिया में पाई जाती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, GSDP हम देखते हैं किसी स्टेट की बहुत ज्यादा है और किसी स्टेट की बहुत कम है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करती है, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करती है, ठीक है। इससे ऐसे एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा, ऐसे एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा जो कि लेस डेवलप्ड है। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अब एग्जांपल लिखना क्यों जरूरी है? बार बार मैं बोलता हूं सभी बच्चों से कि भाई एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इंजेक्ट्स लाइफ टू योर आंसर। आपके आंसर में आपको लाइफ डालनी है ना, मरा हुआ आंसर पेश करना है या लाइवली आंसर पेश करना है। अगर आपको लाइवली आंसर पेश करना है एग्जामिनर के सामने, तो आपको कैसा आंसर डालोगे? एग्जाम्पल डालो। भाई छत्तीसगढ़ में एक एरिया है जगदलपुर, देयर इज अ एरिया जगदलपुर। कोई नहीं जानता था जगदलपुर के बारे में, ठीक है। बट आज जगदलपुर के पास एक एयरपोर्ट है, ठीक। जगदलपुर इज फेमस फॉर चित्रकोटे वाटरफॉल्स। नियाग्रा के बाद इंडिया का नियाग्रा बोला जाता है उन वाटरफॉल्स को। व्हाट अ प्रिस्टीन ब्यूटी दिस प्लेस हैज, ठीक है। अब अगर किसी फॉरेन टूरिस्ट को, अगर किसी सेलिब्रिटी को, क्रिकेटर को एंजॉय करना है, वाटरफॉल्स को देखना है कि किस तरीके से इंडिया का जो रिफ्ट सिस्टम है वो उसको एंजॉय करना है, तो वो जा सकता है आराम से चित्रकोटे वाटरफॉल्स में, ठीक है। बट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? बाई रोड जा सकता था, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो अब एयर कनेक्टिविटी है, सीधे वो सीधा जगदलपुर में उतर सकता है, ठीक है। तो देयर विल बी नो सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इससे क्या हुआ? इससे छत्तीसगढ़ के लोगों की इनकम डेवलप हुई, छत्तीसगढ़ में उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की इनकम डेवलप हुई, ठीक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उस एरिया का। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा। वहां पे ट्राइबल्स रहते हैं आसपास, उन ट्राइबल्स तक वो डेवलपमेंट पहुंचेगा, उनको जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। उनको हो सकता है आगे चल के सोशल सिक्योरिटी उनकी इंश्योर, उनको स्कूल्स मिले, उनको हेल्थ केयर यूनिट्स अच्छी मिले, ठीक है। और वो भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में हमारी जुड़ेंगे, ठीक है। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा उस एरिया का। आगे जाकर के हम उस एरिया पे माइक्रो एटीएम्स ले जा सकते हैं, बैंक्स ले जा सकते हैं, बिजनेस डेवलप होगा तो लोग हो सकता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कमा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहें, बिजनेस डेवलप हो। दैट रीजन इज रिच इन रिसोर्सेज एज वेल। अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया
तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें इसमें भी मिलेगा कि हम वहां पर बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं, हम बड़े बड़े होटल्स को वहां पर ले जा सकते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर करती है, रीजनल कनेक्टिविटी जो है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव ग्रोथ को। और डेवलपमेंट अगर एक ही जगह पर होता जा रहा है, जैसे कि बड़े एरियाज में माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनको उन्हीं के एरिया में एम्प्लॉयमेंट दे दें। GS1 अगेन क्वेश्चन, GS3 में भी उसको आप पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जब आपको होगी ना, उसका यूज आप GS1 में भी कर पाओगे, GS2 में भी कर पाओगे, GS3 में भी कर पाओगे, ठीक है। तो जो एरिया जहां से लोग दिल्ली आ रहे हैं, जहां से लोग कोलकाता जा रहे हैं, जहां से लोग मुंबई जा रहे हैं, उस एरिया के लोगों को उसी गांव में, उसी टाउन में अगर जॉब मिल जाएगा, तो क्या कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इन सारे बड़ी सिटीज में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो कम होगा? डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि रीजनल कनेक्टिविटी दे देने से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर होता है। अब इसमें केवल यही नहीं किया गया है, क्यों ये स्कीम सक्सेसफुल हो गई? ये स्कीम इसलिए सक्सेसफुल हो गई, देखो हमारे यहां कोई एयरलाइंस नहीं थी, ठीक, अब एयरलाइंस हमारे यहां आने लगी है क्योंकि उड़ान स्कीम, ठीक। तो ओवरऑल एक सेक्टर जो एविएशन सेक्टर है उसकी भी ग्रोथ हो रही है, ठीक। दूसरी चीज, हमने ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, पूरी तरीके से प्राइवेटाइज्ड है, ठीक। इसमें गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगा रखे हैं कि भाई 500 किलोमीटर तक जाना है तो एयरलाइंस 2500 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है, अगर चार्ज करेंगी तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने टैरिफ्स को रेगुलेट किया हुआ है, जिसकी वजह से एयर ट्रेवल बढ़ रहा है। गति, शक्ति, ग्रोथ, तेज ग्रोथ होगी क्योंकि गति बढ़ रही है ना देश की, जितनी तेज गति होगी उतने ज्यादा क्या होंगे, उतने ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा बिजनेस तेज होगा और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी आंसर को लिखने का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, आप केवल क्वेश्चन को रट करके नहीं जा सकते, ठीक। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम? वेरी गुड, इंडियन इरिगेशन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि अभी तक हमारे पास मैक्रो इरिगेशन सिस्टम्स ही हैं, मैक्रो इरिगेशन सिस्टम्स ही हैं, ठीक है। मैक्रो इरिगेशन सिस्टम्स कब तक काम करेंगे? भाई हम वाटर को पुल कर रहे हैं या तो ग्राउंड वाटर से, या तो हमारे पास कैनाल इरिगेशन है, उसकी वजह से हमारी जो रिवर्स हैं उन तक भी पॉल्यूशन पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा पुल करने की वजह से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, पुल ज्यादा हो रहा है ऊपर की तरफ ग्राउंड वाटर, उसकी वजह से वहां पर हैवी एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की भी रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की रिपोर्ट तो हमारे पास है ही है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। तो हमें यह पता चलता है कि धीरे धीरे हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज है वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, राइट। तो उनके पॉल्यूशन से रिकवर होने की जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड हम उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जरूरत है कि मैक्रो इरिगेशन सिस्टम से अब हम कहां शिफ्ट हो? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स की तरफ शिफ्ट हो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स की तरफ शिफ्ट हो, ठीक। अभी तक आपको पता है कि इन मैक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के लिए किसानों को सब्सिडीज देती रही है गवर्नमेंट, ठीक है, वाटर को यूज करने के लिए सब्सिडीज देती रही है। अब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट फंड लाई है, माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन्वेस्टमेंट करो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को लगाओ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का, ये दिखाता है कि किस तरीके से इस सेक्टर में रेवोल्यूशन आएगा इरिगेशन के सेक्टर में। तो हम ड्रिप इरिगेशन, इसके अंडर में हम ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे पास वाटर स्कार्सिटी का इश्यू, किसका इश्यू है? वाटर स्कार्सिटी का इश्यू, ठीक है। दूसरा वाटर पॉल्यूशन का इश्यू है, वाटर पॉल्यूशन का इश्यू है। इससे अगर हमें बचना है तो हमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर एरियाज जहां पर ये फेल होता जा रहा है क्योंकि मैक्रो इरिगेशन मेथड्स का यूज करने की वजह से रिवर्स में वाटर बहुत कम बचा है, तो पॉल्यूशन को वो रिवर्स नहीं कर पा रही हैं। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग एंड दे आर आस्किंग कि भाई हमें चेंज की जरूरत है जल्दी से जल्दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड दे दिया। और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट लगातार किसानों के लिए नई नई स्कीम्स लेकर के आ रही है, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। हर खेत को पानी, HKKP इसके अंडर में आया,
HKKP, ठीक। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन से केवल पानी नहीं बचेगा, माइक्रो इरिगेशन से हमारी सॉइल की हेल्थ भी लंबे समय तक बनी रहती है। सॉइल में एरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है। अगर हम खेत की फ्लडिंग कर देंगे ना तो उसमें मीथेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमें मीथेन प्रोडक्शन को कम करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है सॉइल में, जिससे कि सॉइल की पीएच वैल्यू, सॉइल में ऑक्सीजन लगातार बना रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इट वॉज वेल एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करके जाते हो तो इसका मतलब है कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हो, ठीक। हमें यहां पर देखना है कि लिखा हुआ है इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, ठीक। इल्यूसिडेट, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई हमें इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। बफर स्टॉक्स की, बफर स्टॉक्स की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, किसके पर्सपेक्टिव से बताना है? एग्रीकल्चरल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। अगेन फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पूछा जा रहा है, ठीक। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक्स, राइट। तो इंडिया में बफर स्टॉक कौन करता है? एफसीआई करता है, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये भी करने लगे हैं, ठीक है। उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? शांता कुमार कमेटी, राइट। शांता कुमार कमेटी की भाई डिसेंट्रलाइज करो, एफसीआई की जगह कुछ ऐसी स्टेट अथॉरिटीज हैं जो एक्सपर्ट हो चुकी हैं फूड प्रोक्योरमेंट में, उनको दे दो, ठीक। अब देखो, अब हमारे यहां बफर स्टॉक में जो फूड जाता है उसमें से लगभग 25% ऑफ फूड ग्रेन दे आर डैमेज्ड, दे आर डैमेज्ड, ठीक है। और अराउंड 75% फूड जो है वो क्या है? इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट इंडिया में बफर स्टॉक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई देखो इरेटिक मॉनसून है, प्लस हमारे पास कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं खिलाने के लिए, ठीक है। अगर मॉनसून किसी भी साल फेल हुआ ना तो 140 करोड़ लोगों को भूखा मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वी नीड बफर स्टॉक, ठीक है। अब बफर स्टॉक में हम किस तरीके से एफिशिएंसी लाएं, ठीक है, किस तरीके से हम स्टॉक को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करें, डैमेज ना होने दें। तो इंडिया में बेसिकली यूज होता है कवर एंड प्लिंथ मेथड, कवर एंड प्लिंथ मेथड। बोरियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो और उसके ऊपर से प्लास्टिक डाल दो, ठीक है। अब नीचे से पानी आएगा तो बोरियां बर्बाद, ठीक है। तो कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज की जगह हमें सिलोज, जो हमने फॉरेन में देखा है कि स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और उनमें फूड ग्रेन भरा रहता है, तो सिलोज, छोटे लेवल पर पूसा बिन आता है, पूसा पीएयू का बिन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिन्स हैं जिसमें हम फूड ग्रेन्स को भर सकते हैं, बट ये बहुत छोटे लेवल पर होता है, डोमेस्टिक लेवल पर है, वो बड़े लेवल पर नहीं हो सकता। बड़े लेवल पर हमें सिलोज ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सिलोज जाकर देखना जरूर कि सिलोज क्या है, ठीक है। तो कवर एंड प्लिंथ मेथड से हट करके हमें सिलोज में जाना पड़ेगा। वेयर हाउस मोस्टली अंडरग्राउंड है, ठीक है, डार्क में रहते हैं, ठीक। तो वहां पर बहुत ज्यादा इश्यू है पेस्ट का, ठीक। तो हमें ये पेस्ट कंट्रोल लगातार करना होगा कि भाई चूहे ना आने पाए, क्योंकि चूहे बहुत बड़े दुश्मन है ह्यूमन पॉपुलेशन के, अगर इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसमें लगातार सेंध लगाते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम कौन कौन सी कमिटीज को कोट कर सकते थे? शांता कुमार कमेटी मैंने आपको बता ही दिया है, चतुर्वेदी कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, ये दोनों कमेटीज जो है, या फिर एनसी सक्सेना कमेटी, मैं तो आपको बताता जा रहा हूं, आप इनको देखिएगा जरूर जाकर, क्योंकि मैं यहां पर हर एक चीज, क्योंकि एक अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने लगूं तो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द होल पेपर, ठीक है। तो इसलिए एनसी सक्सेना कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बफर स्टॉक, ठीक है, अलॉन्ग विद शांता कुमार कमेटी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि अगर हम नहीं करते हैं इसमें चेंजेस तो हमारे सामने फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, प्लस हमारे यहां फीफो मैकेनिज्म नहीं फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहीं से भी बैठा है वेयर हाउस का एक वर्कर जो उसको अपडेट कर रहा है कि कितना स्टॉक गया, कितना आया, उसने बोला यहां लगा दो जो भी स्टॉक आया, और ले जाना है तो उसने बोला वही वाला ले जाओ। अब पीछे जो स्टॉक लगा हुआ है वो तो हमेशा पड़ा रहेगा, देन इट विल बिकम नॉट फिट फॉर ह्यूमन
कंजम्पशन, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? अगर बारिश हो गई या कुछ हो गया मॉनसून की वजह से, देयर विल बी डैमेज, कंप्लीट डैमेज, राइट? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लस इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, साइफनिंग हो जाती है, बीच में ही बेच दिया जाता है, ठीक? सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसको हाईली डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, ठीक? उसके अलावा इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया हुआ है, तो हमारी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। हमारी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, ठीक है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को कुछ फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं मंथली, ठीक है? PMGKAY में 80 करोड़ घरों को अभी फूड ग्रेन हमें प्रोवाइड कराना पड़ रहा है आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम फूड स्टॉक जो हमारे पास है, बफर स्टॉक, उसको अच्छा नहीं रखेंगे, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं रखेंगे, अगर वो डैमेज हो जाएगा, तो ये सारे के सारे लॉज, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स जो है वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमें इन कमिटीज की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो करके उसको अपने गवर्नेंस में इंप्लीमेंट करके ये सारे के सारे चेंजेस करने चाहिए, राइट? So this is how we have done our economy discussion, economy and economic social development. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। लाइफ मटेरियल्स वर्ड यूज करने के पीछे यहां पर एक रीजन है, क्योंकि हमने सभी ने सुना है कि जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक रिसोर्सेस, तो हम प्रिपेयर करके आते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? और यूपीएससी क्या कर देता है वहां पर, लाइफ मटेरियल, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है? तो एग्जाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ मटेरियल इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल दीज पेटेंट्स, स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कॉमर्शियलाइज्ड। एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड दिस लेस कॉमर्शियलाइजेशन। लेट मी टेल यू नाउ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। सबसे पहले आपको जो चीज यहां पर डिस्कस करनी है वो आपको बताना है आईपीआर के बारे में, कि क्या होता है आईपीआर, क्या होता है पेटेंट, ठीक है? व्हाट इज डिजाइन एक्ट, ठीक है? क्या होता है ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है? इन सब चीजों को आप डिस्कस कर दोगे, अलग अलग सबका नहीं बताना है आपको, केवल और केवल आईपीआर के बारे में ही बताना है। देन यू कैन ऑल्सो कोट नगोया प्रोटोकॉल हियर, ठीक है? बहुत समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि कार्टेजना और नगोया पर कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आता था। हम केवल बायोडायवर्सिटी में क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये वाली स्पीशीज का स्टेटस बताओ, वो वाली स्पीशीज का स्टेटस बताओ। बट बायोडायवर्सिटी की अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो दे आर कार्टेजना एंड नगोया। तो नगोया प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of benefits arising out of genetic resources, ठीक है? कि भाई कोई भी कंट्री अगर जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करके उनको कॉमर्शियलाइज करेगी तो उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिस कम्युनिटी के पास है उसके साथ भी बेनिफिट्स को शेयर करेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है उसी ने उसके ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बताया है आपको। अधिकतर देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम है। डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा पेटेंट कराती हैं, जबकि उनको कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज उस चीज के बारे में नहीं होता है। जैसे कि इंडिया के अगर बासमती राइस की बात की जाए, हल्दी की बात की जाए, तो उस पर अमेरिका जैसी कंट्रीज ने पेटेंट काफी पहले से करा रखे हैं। ऑल्दो इंडिया ने नगोया प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया 2010 में, और उसके बाद 2011 में सॉरी, और उसके बाद इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इंडिया ने पब्लिकली अवेलेबल करा दी सारी की सारी ट्रेडिशनल नॉलेज कि भाई ये देखो हल्दी का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो एक तरीके से जो पेटेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी बेकार हो गई अमेरिका की, ठीक है? इस चीज को जो डेवलप्ड कंट्रीज ये करती हैं, ठीक है, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। बायोपायरेसी, जिस तरीके से आप मान लीजिए कि एक मूवी में पायरेसी होती है ना, कि भाई डीवीडीज बिक रही हैं, तो वो जो प्रॉफिट है इट बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन हाउस, बट आप सस्ते में उस चीज को कहीं भी यूज कर रहे हो बिना उस प्रोडक्शन हाउस को बताए, ठीक है? तो एक तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज जो कुछ कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं, उनको आप वहां से निकाल रहे हो और खुद उसको कॉमर्शियलाइज कर रहे हो। तो ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के में हमने देखा। अब इंडिया भी
अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बाद से इंडिया भी लगातार पेटेंट्स के लिए फाइल कर रहा है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत पुरानी है। हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेडिशनल नॉलेज है। ठीक है, तो ओरिएंटल इकोनॉमीज जितनी भी है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन है ये। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करना जानते हैं। तो इन्हीं जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दी, मेडिसिनल पर्पसेस में यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दी। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो रिसर्चर्स हैं, जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको काफी सारे राइट्स भी दे दिए। राइट, बायोडायवर्सिटी के एक्ट में भी रिसेंटली चेंजेस किए हैं और उसमें काफी सारे राइट्स, अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें काफी सारे राइट्स इन रिसर्चर्स को दे दिए कि भाई आपको हमारी मान लीजिए आपको कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट करना है तो हमारी एजेंसी से आपको बार बार पूछने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस किए गए। प्लस ये वाला रीजन कि इंडिया इज द सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे यहां जिन चीजों का यूज हो रहा है ना, ये नहीं पता है हमें कि अगर हम इसको कॉमर्शियलाइज करेंगे तो उसके कितने ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं हमें। ठीक है, तो लोग यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, मगर इस पर बिजनेस बिल्ड करना, इसका कॉमर्शियलाइजेशन करना, उसका हमें अंदाजा नहीं है। तो देयर इज नॉट एजुकेशनल अवेयरनेस इन इंडिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। प्लस एक रीजन ये भी है कि भाई हमारे यहां प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ सोच भी नहीं रही है। बट रिसेंटली अगर हम देखें तो टीकेडीएल जैसी चीजें, प्लस इन्होंने एक कपिला स्कीम चलाई। ठीक है, कलाम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज करके कपिला स्कीम है, आप उसको जरूर देखिएगा जाकर। ठीक है, तो इस तरीके की स्कीम्स चलाने से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट पास्ट में काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि जेनेटिक रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके और इनके यूटिलाइजेशन से हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स बना सकें, प्रॉफिट्स बना सकें। आगे बढ़ते हैं टू द सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज अबाउट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट और एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो भाई रिवर वाटर का पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और वो भी खासकर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, वेरियस मिटिगेशन मेजर्स, हम कौन कौन से मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इससे रिलेटेड चलाए गए हैं। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइम पर खासकर गंगा रिवर के ऊपर हम देखें तो एक अलग पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई है। ठीक है, नमामि गंगे मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चल रहा है, डॉल्फिन्स को हमें बचाना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो रिवर्स में हो रहा है, उसकी वजह से रिवर्स में बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से जो कि कार्सिनोजेनिक है एक्चुअली, और इसकी वजह से रिवर की जो ओवरऑल बायोडायवर्सिटी है ना, वो भी हर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे हम देखें तो घड़ियाल की पॉपुलेशन का कम होने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जो वहां पर जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो सिल्टेशन बढ़ता जा रहा था रिवर्स में, वो रिवर्स की क्वारिंग करी जाती है, रिवर्स से वो निकाला जाता है। ठीक है, द कंटेंट फॉर मिक्सिंग इन द सीमेंट इंडस्ट्री, तो इसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। इससे रिलेटेड मिटिगेशन मेजर्स क्या लिए गए हैं कि भाई किसी भी तरीके का लिक्विड वेस्ट है वो सीधा रिवर्स में हमें जाकर ऐड नहीं करना है। प्लस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकल रहा है और उसको रिवर्स में ऐड भी करना है तो हमें उसका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है कम से कम, जिससे कि कुछ केमिकल्स को तो कम से कम हम रोक पाए। उसको वाटर को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम उस वाटर को ऐड होने दें रिवर में जाकर। देन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम रिवर्स के दोनों तरफ अब राइपेरियन बफर्स बना सकते हैं, जैसे कि हम वेटलैंड्स डेवलप कर सकते हैं। अभी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही हो रही हैं, बट अगर इसके आसपास हम वेटलैंड्स बना देते हैं ना, तो वेटलैंड्स, यू नो अबाउट वेटलैंड्स की दे आर कॉल्ड किडनीज। ठीक है, क्यों बोला जाता है उनको किडनीज? जिससे कि वो पॉल्यूशन जो होता है ना, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उनको सोक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओशन में भी जब हमारी रिवर्स पॉल्यूशन को कैरी करके लाती हैं तो जो रिवर्स का कैरीड पॉल्यूशन है उसको सोक कर लेते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, डेल्टा में वो पूरा का पूरा सोक हो जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है उसको पूरा सोक कर लेता है। तो जो भी वेटलैंड वाला एरिया है, हमें ऐसे वेटलैंड्स रिवर के आसपास चारों तरफ हमें डेवलप करने पड़ेंगे। इसको लेकर के भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, इस प्रोग्राम को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस है। और आपने देखा भी है कि रिसेंटली वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स भी गवर्नमेंट ने निकाले थे, जिसमें की अथॉरिटी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड्स को डिक्लेयर कर सकें और वेटलैंड्स का मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज हो सके। ठीक है, तो ये कुछ सरकारी पहल है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने मिटिगेशन के लिए चलाए। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से आप अटेम्प्ट इसको कर सकते थे। Our next question is, what role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects in India? तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। उन्होंने सरदार सरोवर डैम जब नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था तो उसको लेकर के इन एक्टिविस्ट ने काफी मेजर रोल प्ले किया था कि भाई सरदार सरोवर डैम की वजह से यहां पर नर्मदा में जो बायोडाइवर्सिटी है, नर्मदा रिवर कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, नर्मदा रिवर अपना एग्जिस्टेंस भी लूज कर सकती है इसके वाटर को अगर रोका जाता है तो इस तरीके की घटनाओं से हम चालू कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। प्लस अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो वेस्टर्न घाट में काफी इन्वॉल्व है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो भी क्वारिंग होती है, ठीक है, या जो माइनिंग होती है, साथ ही साथ जो हाउसिंग डेवलपमेंट वहां पर किया जा रहा है, उससे रिलेटेड भी कई सारे मुद्दों पर वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो अपना टेक लगातार रखती है। तो ये एनजीओज जो लीगल इश्यूज हैं उनको रेज करने के काम आते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हैं, खासकर पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं इन सारे केसेस में। ठीक है, इनका जो एक वर्क फोर्स होता है वो रिसर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ईआईए को कहीं ना कहीं रिव्यू करने में भी हमें, ईआईए में जो पब्लिक हियरिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी हमें एनवायरमेंटल एनजीओज जो हैं वो ज्यादा जल्दी काम कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी डेटा कलेक्ट करके पब्लिक हियरिंग के प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होंगे तो वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईआईए, पहली बात है आपको ईआईए को ही बताना होगा कि व्हाट इज ईआईए, ईआईए के कॉमर्शियल बेनिफिट्स क्या हैं, ईआईए के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, ईआईए हमें क्यों करना चाहिए, ईआईए की शुरुआत कहां से हुई थी और इंडिया में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ईआईए की क्यों हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, उसके बाद आप आ जाएंगे एनजीओज के, एनजीओज का क्या रोल हो सकता है ईआईए में, तो वो मैंने बताया आपको कि जैसे लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन को ज्यादा ऐसे पब्लिक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब जनरली पब्लिक इतने बड़े बड़े बिजनेस पीपल और इन सबसे नहीं उलझना चाहती है, या सरकार अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो उससे नहीं उलझना चाहती है, बट अगर इस तरीके के एनजीओ उनके सपोर्ट में आते हैं तो पब्लिक को भी उससे पावर मिलता है, पब्लिक भी स्ट्रेंथन होती है। ठीक, तो आप इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन को यूज कर सकते हैं, आप इसमें वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स में किसी भी तरीके के डेवलपमेंट को लेकर के, वो उस पर्टिकुलर जो भी डेवलपमेंट है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो उस पर वो पब्लिक हियरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और लगातार एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो लगातार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर नजर रखते हैं, जैसे कि डीएमआईसी जो अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया था, तो उस पर भी हमारे कई सारे एनजीओज हैं जिनकी नजर थी कि भाई ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिन जिन जगहों से निकल रहा है उन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो भी एक एनजीओ है जो कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के आउटकम्स से ही रिलेटेड जो जानकारी है वो कलेक्ट करता है, प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ईआईए को अगर हमें और ज्यादा अच्छा बनाना है और ज्यादा इंप्लीमेंटेबल बनाना है तो उसके लिए हमें पब्लिक का सपोर्ट इसमें चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो द होल वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में ये क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर का क्राइसिस है। उसके पीछे रीजन ये है कि फ्रेश वाटर जो है उसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती है, उसको वो जनरली मोस्ट ऑफ द वाटर गोज बैक टू द ओशंस और ओशन से फिर वो इवेपोरेट करके फिर हमें मिलता है, फिर ओशंस में चला जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करनी चाहिए। साथ ही साथ डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज, ऐसी कई सारी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो कि ऐसे रीजन्स में जहां पर सॉल्ट वाटर तो अवेलेबल है मगर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं जिससे कि वो सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल सच टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू इन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हमें लिखनी थी, उसके साथ ही मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी थी। तो अगर मैं डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात करूं तो दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ह्यूज कॉस्ट में पे करनी पड़ जाएगी अगर हम डीसैलिनेशन प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स लगाना चाहते हैं जो सॉल्ट वाटर को क्या करें, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें।
ठीक है। उसके साथ ही लद्दाख में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था इस चीज पर कि एयर में जो मॉइस्चर है ना, एयर में जो मॉइस्चर है, क्योंकि लद्दाख, यू नो अबाउट लद्दाख की वो एक क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। अब जब कोल्ड डेजर्ट है तो वहां पर हम वाटर की एब्सेंस है, वहां पर बहुत ज्यादा वाटर की स्कार्सिटी है वहां पर, तो एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है ना, उसी को हम क्या करें, उसी को हम फ्रीज कर दें, और फ्रीज्ड जो फ्रोजन वाटर है उससे ही हम धीरे धीरे फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करते रहें, यह भी किया जा सकता है। तो जो एयर का मॉइस्चर है उसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक। प्लस इसके साथ ही वाटर को, मॉइस्चर को कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। खेती के लिए हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए, तो हम एग्रीकल्चर कुछ इस तरीके से करें जो इजराइल मेथड्स को फॉलो करता है। बिकॉज आप जानते हैं कि इजराइल भी ऐसी जगह पर है जहां पर ये हमारे राजस्थान के एग्रीकल्चरल फार्मर्स को भी सिखा रहा है, इजराइल कई सारे फार्मर्स को ट्रेन कर रहा है, जिसमें कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है ना, उसमें इवेपोरेशन को रोका जाता है, उसके ऊपर ना एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर एक प्लास्टिक कवर डाल दिया जाता है, जिससे कि ये मान लीजिए क्रॉप हमारी खड़ी है, ठीक है, इससे क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपो ट्रांसपायरेशन हुआ, ठीक है, फिर से ये वाटर के फॉर्म में यहां पर कंडेंस होकर के नीचे गिर पड़ेगा, फिर से ये रात के टाइम पूरा कंडेंस होकर के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बार बार उसी वाटर का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछे। मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आप रेलेवेंट चीजों को पढ़ रहे हो तो वही यूपीएससी में अब आ रहा है, उसी की इज्जत है यूपीएससी में, ठीक। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड टेक पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 ऑफ द मेंस, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो हम सभी को पता है कि हाल ही के कुछ सालों में आरएफआईडी टेक्नोलॉजी इसके लिए आई है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, ठीक है। तो आपका जो व्हीकल है उसके विंडशील्ड पर एक टैग लगा रहेगा, और जो कैमराज हैं, एनएचआई के जो कैमराज हैं, ठीक है, जो टोल प्लाजा है उसके जो कैमराज हैं, उनके सेंसर के थ्रू आपके व्हीकल को आइडेंटिफाई करेंगे, आपका जो टोल है वो कट जाएगा, और फिर आपके टोल को पैसेज दिया जाएगा वहां से, मतलब ब्लॉकेड होगा वहां पर, उसके बाद उसको पैसेज दिया जाएगा वंस योर टोल इज कलेक्टेड, ठीक है। बट इससे भी कहीं ना कहीं जो आपकी मोबिलिटी है वो रुक रही है। तो इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम दो और टेक्नोलॉजी, जो तो हमें लिमिटेशंस के बारे में बात करनी थी, ठीक है, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। एडवांटेजेस ये हैं कि अब टोल कलेक्शन को बहुत स्मूथ बना दिया गया है, टोल कलेक्शन को इंश्योर किया जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारा खर्च होता है उससे हम रेवेन्यू को निकाल पा रहे हैं। पहले हमारे साथ क्या होता था, पहले हमारे ऊपर ट्रैफिक रिलेटेड रिस्क बहुत ज्यादा होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कि हमने हाईवे बनाया, अब उस हाईवे पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, या ट्रैफिक आ भी रहा है तो व्हीकल्स में टोल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो टोल कलेक्शन बहुत स्मूथ हो गया है, बट उसके बावजूद भी मोबिलिटी नहीं इंश्योर की जा पा रही, क्योंकि गाड़ियों को रुकना पड़ता है, कई बार बहुत लंबी क्यू लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमें पीएम गति शक्ति के अंदर जो रोड्स है उनकी स्पीड बढ़ानी है, स्मूथ मतलब फ्लॉलेस पैसेज देना है लोगों को, ठीक है, कि वो रोड्स को एंजॉय कर सके, ठीक। तो ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिट्स हैं, इसकी जगह पर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि एक व्हीकल जो है वो रोड पर चल रहा है और उससे टोल कलेक्शन कैसे कर दिया जाए, सैटेलाइट के थ्रू किया जाए टोल कलेक्शन, ठीक है। तो व्हीकल को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड में जो व्हीकल है उसमें इस तरीके के टैग्स होंगे, सैटेलाइट्स उनके टैग्स को कैप्चर करेगा, व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगा और टोल कट जाएगा, टोल डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, हम इसी मेथड में आरएफआईडी में एआई और मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग और एआई ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि किसी भी चीज के पैटर्न्स को पढ़ती हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी एक हाईवे पर हफ्ते में 3 बार निकलती है, ठीक है, तो ट्रैफिक पैटर्न को अगर पढ़ लिया जाए कि भाई इस दिन संडे के दिन बहुत ज्यादा व्हीकल्स होंगे, तो टोल कलेक्शन और फास्ट और फ्रीक्वेंट होना चाहिए, ठीक है, और ट्रैफिक को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है, प्लस अगर किसी दिन कम होगा ट्रैफिक तो किस तरीके से टोल कलेक्शन किया जाना चाहिए, उस हिसाब से हम कैपेसिटी इनहैंसमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें प्रपोज चेंजेस क्या किए जा सकते हैं और सीमलेस बनाने के लिए, तो सीमलेस बनाने के लिए हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन से, मतलब ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं इनसे क्या कोई नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो वो क्या हो सकता है। तो हम जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करते हैं तो उसके कुछ पोटेंशियल हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो सैटेलाइट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो किसी भी तरीके का फेलियर
हमारे ट्रैफिक सिस्टम के फेलियर से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे छोटे मोटे कुछ बहुत हमें हैजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, तो अब हम ये सभी जानते हैं कि डेटा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा लोकलाइजेशन हैज ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेटा का प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज डेटा इज द न्यू कैपिटल। डेटा इज द न्यू कैपिटल। ठीक है, तो डेटा को सेफ रखना, डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि डेटा कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब डीपीडीपी एक्ट, ये क्या करता है, ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज बनाता है जो कि डेटा से रिलेटेड अगर वायलेशन कोई भी होता है तो उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेंगी। साथ ही साथ ये डिवाइड करता है, देखो जैसे कि देयर विल बी वन डेटा प्रिंसिपल, मतलब डेटा का एक ओनर होगा, ठीक है, और एक होगा डेटा का फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डेटा ओनर के डेटा को सेफ रखे, उसको सेफगार्ड करे, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता है और डेटा ब्रीच हो जाता है, मतलब डेटा लीक हो जाता है, तो देयर आर पेनाल्टीज एज हाई एज 250 करोड़, 250 CR। और डेटा प्रिंसिपल से अगर ऐसा हो जाता है तो देयर आर पेनाल्टीज लाइक 10,000 रुपीज तक की भी पेनाल्टीज है। तो 10,000 रुपए से लेकर 250 करोड़ तक की इसके ऊपर पेनाल्टीज लगाई हैं डीपीडीपी एक्ट ने। ठीक है, अब डेटा को प्रोटेक्ट करना केवल और केवल लोकल उसके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर ऐसा डेटा हमारी बाउंड्रीज, हमारी टेरिटरी से बाहर जाता है तो भी डीपीडीपी एक्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। मतलब मान लीजिए डेटा हम इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, तो उन अथॉरिटीज को भी हम क्या मानेंगे, दे आर डेटा फिड्यूशरीज। वो हमारे डेटा को स्टोर कर रही हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके वो पैसा कमा रही है। ठीक है, तो उनके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर यूपीएससी ने सवाल पूछा है तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था काफी सालों से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स? तो आप सभी जानते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर नॉट द प्लैनेट्स। ठीक है, मतलब वो प्लैनेट्स की तरीके से फॉर्म तो हुए मगर दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज प्लैनेट्स। वो क्या है, वो एक तरीके के रॉक्स हैं, जो कि रॉक्स, दे आर द रॉकी मटीरियल orbiting the sun, but they are not as huge as the planets. ठीक है, तो they are asteroids which are rocky material. They are orbiting the sun like other planets, but they cannot be considered as planets. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि how real is the threat of them being extinction, causing extinction of life? कि क्या ये extinction cause कर सकते हैं? बिल्कुल। There are potentially hazardous asteroids. There are potentially hazardous asteroids. इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, मतलब कि अगर हम बोले कि there are asteroids जिनका साइज, जिनका जो अगर हम रेडियस की बात करें तो इट इज मोर देन 200 मीटर्स, मतलब द रेडियस इज 200 मीटर्स। अगर वो अर्थ से आकर के इतनी स्पीड से टकराते हैं तो दे कैन कॉज ह्यूज शॉक वेव्स, ह्यूज हीट वेव्स। ठीक है, तो वो बहुत बड़े एरिया में एक्सटिंक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमने बोला है पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड, जिनका जनरली रेडियस लगभग 200 मीटर से ऊपर का होता है। इसके अलावा कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं, जैसे अपोलो एस्टेरॉइड्स है, अपोलो एस्टेरॉइड है, ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट के काफी नजदीक हैं। तो दे आर कॉल्ड नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, दे आर कॉल्ड नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। तो ये सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं ये पोटेंशियली बहुत खतरनाक एस्टेरॉइड हैं, और इन एस्टेरॉइड्स को हमें कहीं ना कहीं इन पर नजर रखनी पड़ती है। ठीक है, अब इन पर नजर रखने के लिए हमारा एक नया प्रोग्राम अवैक्स, ठीक है, अवैक्स आया है कि हम एयर में कोई भी ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उस पर
नजर रख सकते हैं अवैक्स के थ्रू। इसका नाम है नेत्रा, इसका नाम है नेत्रा। ऐसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज के अलग अलग जो भी एयरबोर्न आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर नजर रखने के लिए अलग अलग उनके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं या फिर मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं। ठीक, नेत्रा के अलावा और किस तरीके से इन एस्टेरॉइड से जूझा जा सकता है, इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो यहां पर हम अपने रॉकेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाइल्स का यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इनको हम न्यूक्लियर पावर से डेटोनेट भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर डेटोनेशन हम इनका कर सकते हैं। और साथ ही साथ सैटेलाइट्स में ऐसे बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनका ट्रैक्शन, मैग्नेटिक ट्रैक्शन भी, सैटेलाइट्स में अपना ना, चूंकि वो सैटेलाइट्स आर हैवी, तो सैटेलाइट्स के थ्रू हम इनका ग्रेविटी ट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉट मैग्नेटिक ट्रैक्शन, वो अलग तरीके से होगा। हम इसका ग्रेविटी ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब एक सैटेलाइट जब इसके बहुत नजदीक जाएगा तो वो सैटेलाइट जैसे इसके नजदीक जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट उसके साथ मूव करने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इनका ग्रेविटी ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज इसलिए डेवलप की गई हैं जिससे कि कल को अगर ये कोई भी इस तरीके का कैटास्ट्रॉफी आए या ऐसा लगे हमें कि भाई ये एस्टेरॉइड जो है अर्थ को हिट करेगा ही करेगा, तो हम उसको डिफ्लेक्ट कर दें। राइट? सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यही करना था, एस्टेरॉइड का डेफिनेशन देना था, कौन कौन से एस्टेरॉइड्स हमारे लिए हार्मफुल हैं ये बताना था, और उसके बाद इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज बतानी थी। क्या ये एक्सटिंक्शन कॉज कर सकते हैं? यस, एक्सट्रीम शॉक वेव्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से ये एक्सटिंक्शन कॉज कर सकते हैं। इनकी वजह से बहुत भयंकर अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं इनके टकराने की वजह से। ठीक है, तो ये सारा रीजन है। ओके, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस? डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है? तो डिजास्टर, देखिए हमारे यहां ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार डिजास्टर्स बढ़ती चली जा रही हैं। डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी और डिजास्टर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वो भले ही अगर मैं बात करूं कि क्लाउड बर्स्ट हो, फ्लडिंग हो, ठीक, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, ठीक है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें डिजास्टर्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से सारी की सारी डिजास्टर जो है वो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही फ्रीक्वेंट होती जा रही है। ऐसे में हमें जरूरत है कि इन डिजास्टर से हम लड़ सकें, इन डिजास्टर से हम बच सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि देयर इज सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और उसके पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉलो होता था, ह्यूगो के बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया जो कि 2015 से 2030 तक है। तो आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ये चीजें बता देनी है। डिजास्टर रेजिलियंट कंट्री है हम, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? डिजास्टर रेजिलियंट कंट्रीज जो होती हैं, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें जापान का, जहां से ये सेंडाई फ्रेमवर्क आया है, ठीक है, जापान का बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन कंट्री है, बट फिर भी डिजास्टर से लड़ने के लिए इन्होंने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि डिजास्टर तो बहुत खतरनाक आते हैं बट वो डिजास्टर इनको हिट नहीं करते, इनको बहुत ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के नीचे क्या लगा रखा है? वॉल बेयरिंग्स लगा रखे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक के टाइम फ्लोट करती हैं, ना कि टूट जाती हैं, गिर जाती है, जैसे हमारे यहां डैमेज होता है। ठीक, तो क्या है, ये एक डिजास्टर रेजिलियंट कंट्री है। मतलब डिजास्टर तो आएंगी, कुछ डिजास्टर्स को तो हम नहीं रोक सकते, मगर उन डिजास्टर्स के लिए हमारी जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पीपल इन जनरल, पॉपुलेशन, ठीक है, एनजीओज, हमारी फोर्सेस, ठीक, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कितना ज्यादा तैयार है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, सेंडाई फ्रेमवर्क इसी चीज के ऊपर है कि भाई डिजास्टर रेजिलियंस जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर से लड़ना, डिजास्टर के खिलाफ तैयार रहना हर वक्त। ठीक है, तो आपके अंदर प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आपकी गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है वो कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा फंड इसके लिए खर्च करती है। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि हमने कई सारी अथॉरिटीज बनाई, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड फंड्स हमने डेवलप किए, जिससे कि हम अगर किसी भी एरिया में ऐसा डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज करने के लिए रिलीफ फंड्स दे सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही रिक्वायर्ड था। इसमें खासकर आपको सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में बताना कि इसके ग्लोबल टारगेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो उनको आप मेंशन कर सकते हो इजीली। देन फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। ठीक है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर। ओके, तो अर्बन फ्लडिंग, ठीक है, ये काफी टाइम से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि अर्बन फ्लडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, क्योंकि चेन्नई में फ्लड्स आए, ठीक है, दिल्ली में फ्लड्स आए,
एक बार नहीं कई बार आए। इस बार भी आपने देखा कि उस फ्लडिंग की वजह से हमें कुछ लाइव्स लूज करनी पड़ी, ठीक है, और काफी सेंटिमेंटल था हम सभी लोगों के लिए ये कि हमारे आसपास ही हुआ ये, ठीक है। तो इस तरीके की अर्बन फ्लडिंग की समस्याएं क्यों आती हैं, ठीक। तो अर्बन फ्लडिंग की समस्याएं आती हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, ठीक। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो अर्बन फ्लडिंग है ज्यादातर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सारी जगहों पर ही हमें देखने को मिलती है, मुंबई, ठीक। अब मान लीजिए एक जगह पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कम है, बट उसी जगह पर आप बहुत सारे लोगों को बसा दो, उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। अब ऐसी जगह पर अगर रेनफॉल हुआ तो क्या ड्रेनेज चोक नहीं होगा? और जैसे ही ड्रेनेज चोक होगा तो क्या यहां पर फ्लडिंग नहीं होने लगेगी, जैसे दिल्ली में फ्लडिंग होती है? तो जैसे ही मॉनसून आता है, मॉनसून के बाद दिल्ली के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, अंडुलेटिंग प्लेन है दिल्ली, तो इस वजह से यहां पर हम देखते हैं कि मेजर फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक। दिट इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। हम कह सकते हैं कि कई बार रेनफॉल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से ये अर्बन फ्लडिंग की समस्या हमारे सामने आती है। क्यों? क्या इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? वाटर वेपर बहुत ज्यादा बना और इसकी वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आवर ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स इन इंडिया। तो आप दिल्ली फ्लड्स की बात कर सकते हो, हैदराबाद फ्लड्स की बात कर सकते हो, चेन्नई फ्लड्स की बात कर सकते हो। आपको याद होगा कि चेन्नई में 2015-16 के आसपास बहुत भयंकर फ्लड्स आई थी, ठीक है, और उन फ्लड्स की वजह से बहुत सारे बच्चे जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या वहां का जो वर्किंग फोर्स है, वो उन सबको ये फ्लड का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को मेंशन कर सकते हो। खासकर मैं बताऊं कि इस बार यूपीएससी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है एग्जांपल्स पर, उन्होंने एक्सक्लूसिवली एग्जांपल्स पूछे हैं आपसे। डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स, ठीक है। तो इन फ्लड्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पॉन्ज सिटीज के आसपास स्पॉन्ज डेवलप करना चाहिए, ठीक है, स्पॉन्ज एरियाज। ये स्पॉन्ज एरियाज कौन से हैं? वेटलैंड्स, ठीक है। दिल्ली के आसपास अगर हम देखें तो गाजियाबाद वॉज सच एरिया, गुड़गांव वॉज सच एरिया, जो कि क्या थे? स्पॉन्ज की तरीके काम करते थे। यहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहां पर उतना अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं हुआ था। बट आज गाजियाबाद जो कि एक वेटलैंड था पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। वहां पर भयानक अर्बनाइजेशन, भयंकर कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है। रियल एस्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह बन गई है आज गाजियाबाद। सारी रियल एस्टेट कंपनीज आकर के वहां पर अपने अपने डेवलपमेंट्स करना चाहती। गुड़गांव की अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो इट हैज द सेम फेट, इट हैड द सेम फेट, ठीक है। वहां पर भी भयंकर अर्बनाइजेशन हो गया। इसकी वजह से दिल्ली को उसके प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सिटीज के आसपास हमारे स्पॉन्ज मैकेनिज्म हमें डेवलप करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड्स डेवलप करने होंगे, हमें एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, हमें ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे, जिससे कि वो जब इस तरीके से रेनफॉल हो तो उस रेनफॉल को वो अब्सॉर्ब कर सके। कच्ची मिट्टी छोड़नी होगी, नहीं तो जो एरियाज जहां जो लो लैंड एरियाज होंगे वहां पर वाटर जाएगा ही, वाटर एक्यूमुलेट होगा और अर्बन फ्लडिंग की वजह से समस्या आएगी। दिल्ली में पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आई थी, यमुना का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लोगों को रीलोकेट करना पड़ा था, ठीक है। तो आपके बहुत नजदीक की एग्जाम्पल है, ठीक। साथ में आप चेन्नई फ्लड्स के बारे में बता सकते हो, मुंबई फ्लड्स के बारे में बता सकते हो जिस पर एक मूवी भी बनी थी, ठीक है, हैदराबाद फ्लड्स के बारे में बता सकते हो, राइट। देन कम्स इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। हमने अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया, साइंस एंड टेक कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया और एनवायरनमेंट का पार्ट भी कर लिया। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक। एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, बीच में हमारा देश है, ठीक, बीच में हमारा देश है। थोड़ा सा मैं मैप बना देता हूं, ऑल्दो इट्स नॉट परफेक्ट बट फिर भी हेल्पफुल रहता है, ठीक। बीच में हमारा देश है और हमारे दोनों तरफ हम देखते हैं कि वी हैव हियर गोल्डन क्रिसेंट, सॉरी, हियर वी हैव गोल्डन क्रिसेंट एंड यहां पर है गोल्डन ट्राइंगल, ठीक। अब इसकी वजह से
हमारे यहां ये ट्रेड होता ही होता है और हमारे बॉर्डर स्टेट्स इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बॉर्डर स्टेट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो भले नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो। ठीक है, दिस इज नार्को टेररिज्म, दिस इज न्यू टाइप ऑफ टेररिज्म। अगर अभी तक आपको ना समझ में आया हो तो इट इज अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग, इट इज अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा पंजाब में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैली हुई थी। अब जम्मू एंड कश्मीर से जब हमने टेररिज्म को हटा दिया है, बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में अब धीरे धीरे नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है, पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है, राजस्थान में नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है। ठीक है, इससे हमारे यूथ को सीधा सीधा हिट किया जाता है, यूथ को टारगेट किया जाता है कि उसको कहीं ना कहीं वीक बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए। इट इज अ मेजर इशू फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। नॉर्थ ईस्ट की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी बहुत बड़ा इशू ये बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी का यूज बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी भी इस तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें इन सारी एक्टिविटीज पर विजिलेंस को बढ़ाना चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, इनको हमें और पावर्स देने चाहिए। प्लस एक और चीज है कि इन रीजन्स में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले जाना चाहिए। हमारा यूथ जब इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होगा, हमारा यूथ जब उसके पास काम होगा, उसके पास कोई मोटिव होगा, तो वो ड्रग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें वाकई में ड्रग ट्रैफिकिंग को या नार्को टेररिज्म को रोकना है तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा इन रीजन्स का। इन रीजन्स में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले जाना होगा, इन इंडस्ट्रीज को ले जाना होगा, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा। साथ ही साथ यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके रोल को थोड़ा और बढ़ाना होगा। ठीक है, विजिलेंस को बढ़ाना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्रॉस बॉर्डर किसी भी तरीके के ड्रग ट्रैफिकिंग को पर नजर रखनी होगी एट एवरी लेवल। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि पाकिस्तान इधर से करवा रहा है और गोल्डन ट्रायंगल की वजह से हमें नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बहुत ज्यादा बोलबाला देखने को मिलता है। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, ये जो उसके पीछे बहुत सारे इसी तरीके के रीजंस हैं। मेन बात क्या है? जॉब्स नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं। उस एम्प्लॉयमेंट को अगर दे दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे दिया जाए, तो वो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर हम देखें पंजाब के यूथ को, तो उनके पास भी एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं है करने को, और कुछ भी नहीं है करने को अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा यूथ क्या है? बेकार। ठीक है, उसके पास कोई काम ही नहीं है करने को। तो या तो यूथ बाहर चला जाए और या तो पंजाब में रह जाए। तो पंजाब में जब वो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस तरीके के एडिक्शंस में पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड देयर इज नो यूज ऑफ दैट मनी। ठीक है, तो हमें सरकार को केवल और केवल स्ट्रिंजेंट फोर्सिबल मेजर्स के अलावा थोड़े से ऐसे मेजर्स भी लेने चाहिए कि भाई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सस्टेनिंग। ठीक है, हमने इतने सारे डिसीजंस ले लिए, इतने सारे चेंजेस ला दिए, ठीक है, फोर्स को बोल दिया कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहो, बट फिर भी ये प्रॉब्लम्स दूर क्यों नहीं हो रही हैं? ठीक, इंडिया इज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो हमें पता है कि चाइना के साथ किस तरीके से हमारा बॉर्डर स्ट्रगल चलता रहता है, ऊपर से लेकर फिर मिडिल सेंट्रल सेक्टर है और फिर ईस्टर्न सेक्टर है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर इसी तरीके से डिवाइडेड है, हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना फॉलो करता है ठीक, तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और एक चाइना के साथ बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर आवर अगर हम बोले तो हमारे कंफर्ट के लिए। ठीक है, ये नेपाल वाला जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर परेशानियां नहीं रहती हैं, बट अगर हम नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें और ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो यहां पर चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ आप जानते हैं कि हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है ऑन एलओसी। ठीक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हियर विल टॉक अबाउट एलएसी एंड दिस रीजन जो गालवान वैली वाला स्ट्रगल था। ठीक है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है, कोई ना कोई, हमें वो समझने की जरूरत है। गालवान वैली वाला जो स्ट्रगल था वो इस वजह से था क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट कर रहा था दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का, और
इंडिया ने ऑल्दो वो डेवलप कर लिया है, तो वो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है जहां से मिलिट्री अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकती है। चाइना ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए चाइना पेंगोंगसो के आसपास वाले रीजन में, गालवान वैली रीजन में लगातार ऐसी स्कर्मिशेस में इन्वॉल्व हो रहा था। साथ ही साथ चाइना की पॉलिसी भी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ठीक है, चाइना की पॉलिसी इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होने की वजह से वो क्या फॉलो करता है, वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक फॉलो करता है। क्या करता है? सलामी स्लाइसिंग टेक्निक फॉलो करता है। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक क्या है कि भाई हम पहले इतना अंदर आ जाएंगे, फिर अगर आप हमें पीछे करोगे 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 तो हम यहां तक ही जाएंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो हमने कैप्चर कर लिया ना एक तरीके से, फिर धीरे धीरे करते हुए हम आपके एरियाज को कैप्चर करते चले जाएंगे। दैट इज सलामी स्लाइसिंग टेक्निक बाय चाइना। तो ये एक्सपेंशनिस्ट एग्रेसिव पॉलिसी का पार्ट है। ठीक, तो दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज। गालवान वाला इश्यू हो गया हमारा, और ये तवांग वाला इश्यू हो गया। ठीक, उसके बाद अगर पाकिस्तान के साथ देखें तो कश्मीर डिस्प्यूट आप सभी को पता है, इजीली आप लिख सकते हो। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब बॉर्डर में इस तरीके के डिस्प्यूट चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फंड्स पर खर्च करना पड़ेगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस ये हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है वो परेशान रहा है हमेशा से, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी लगातार इस तरीके की आर्म्स सप्लाई करना, एम्यूनिशन सप्लाई करना, जिससे कि माओइस्ट लेनिनिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप इस तरीके से वर्क करते रहते हैं। नक्सल्स को भी लगातार चाइना इस तरीके से आर्म्स सप्लाई करता रहता है। यहां पर भी आर्म्स सप्लाई की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। इनको हम दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? इनको दूर करने के लिए अगर मैं बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट में हमने, प्राइम मिनिस्टर ने ही वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व, पीएम डिवाइन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, पीएम डिवाइन प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक, उसके अलावा SARDPNE, ठीक, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक, उसके साथ ही साथ हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी इंडिया के साथ सी रूट से भी कर रहे हैं। अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे कल को कुछ होता है, चिकन नेक कॉरिडोर पे किसी तरीके से चाइना कुछ भी हरकत करता है और कल को हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हमारे पास अब सी रूट कनेक्टिविटी भी है। ठीक है, कलादान के थ्रू हमारे पास सी रूट, कलादान प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे पास सी रूट कनेक्टिविटी है, सीधा हम मिजोरम मणिपुर की कनेक्टिविटी हमारे पास। ठीक, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी रिसेंटली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में, आप इसको लिख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसमें हम फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने का प्लान है कि हम इसकी फेंसिंग कर देंगे, जिससे कि ड्रग ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी रोका जा सकेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज को धीरे धीरे कम करने के लिए हम कनेक्टिविटी अपनी लगातार इंप्रूव कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज के साथ, मेनलैंड इंडिया की, जिससे कि जल्दी से जल्दी इनको यहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सके, फोर्सेस को सारे के सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करे जा सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अगर कल को वॉर भी होता है तो उसको हम सस्टेन कर सकें। ठीक है, देन आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन, सोशल मीडिया एंड इंक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सिक्योरिटी सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज। तो हमने देखा कि सीए एनआरसी का मूवमेंट हो या फिर आपका किसान प्रोटेस्ट का मूवमेंट हो, उसमें लगातार सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है र्यूमर्स तक फैलाने में। ठीक है, और ये सारी चीजें लगातार गवर्नमेंट के नजर से बाहर रहती हैं बिकॉज देयर इज इंक्रिप्शन इन मैसेजेस। ठीक है, डार्क नेट, डार्क वेब का यूज होता है इसके लिए, तो दिस पोजेस अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल्स टू एड्रेस द सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को पूरी तरीके से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि गवर्नमेंट ऐसे में नेटवर्क्स को डाउन करना, कुछ सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक करना, जिससे कि उनकी सर्विसेज को लोग अवेल ना कर सके, रूमर्स ज्यादा से ज्यादा फैल ना सकें, इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाती है। प्लस हम ज्यादा कंट्रोल कर सकें इसलिए सोशल मीडिया को हमें अपने एप्स को प्रमोट करने की जरूरत है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने चाइनीज एप्स जो यूज कर रहे थे उनको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने खत्म किया, चाइनीज गेम्स जो यूज हो रहे थे उनको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने खत्म किया, क्योंकि हमारे पास उनकी अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, ऑल्सो सजेस्ट अदर रेमेडीज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें, हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया के एप्स जो हैं,
इंडिया का सोशल मीडिया जो है उसको डेवलप करें। इससे रिलेटेड कई सारी स्कीम्स भी आई, कई सारे इन्वेस्टर्स इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसी सर्विसेज, ऐसे बड़े बड़े ऐसे एप्स, सोशल मीडिया एप्स डेवलप कर सकें। क्योंकि अगर हमने कर लिए तो उसका काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल हमारे पास रहेगा, हम उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे और उस पर एक्शन ले पाएंगे। सो दिस वाज आवर डिस्कशन, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन मैंने आपका किया है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने आपको सजेशंस दिए कि किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते थे। अगर मैं पूरे पेपर को देखूं और इसको एनालाइज, इसको बताने की कोशिश करूं कि ये कैसा पेपर था, तो इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से यूपीएससी ने पेपर डेवलप किया था। जो लोग केवल और केवल चीजों को पढ़ रहे हैं, जो स्टैग्नेंट चीजें हैं, वो हो सकता है पूरे सवाल ना कर पाए। जो लोग केवल और केवल करंट अफेयर्स पर अपना फोकस कर रहे हैं, वो भी हो सकता है पूरी तरीके से क्वेश्चंस को ना एड्रेस कर पाए। तो जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसमें आपको जो बेसिक्स वाला पार्ट है उसको तो बहुत मजबूत करके रखना ही है, होल्ड करके रखना ही है। साथ ही साथ आपको उसमें करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन भी करते रहना है। दैट विल हेल्प यू ऑल। ठीक, तो जीएस 3 का पेपर भी अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था। आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन एंड आई होप जिन्होंने भी मेंस दिया होगा उन्होंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी एंजॉय किया होगा। ठीक है, आपसे लगातार एग्जांपल्स पूछे गए कि आप एग्जांपल्स दो। पहली बार यूपीएससी ने इस तरीके से एक्सक्लूसिवली एग्जांपल्स को मांगा है कि भाई आप एग्जांपल्स दो ही दो हमें। ठीक, कि आप इसके बारे में 4 एग्जांपल्स बताओ, 3 एग्जांपल्स बताओ, 2 एग्जांपल्स बताओ। तो ये अप्रोच यूपीएससी का बहुत अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि डे बाय डे यूपीएससी, ईयर बाय ईयर यूपीएससी इज बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल इन आस्किंग क्वेश्चंस। So this was our discussion regarding GS3. Thank you so much. I hope you enjoyed the session.